ओके। तो यार जैसा कि मालूम है एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का और भी एसएससी, ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैं रिवाइज़ कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ मिल के रिवाइज़ किया जाए कॉन्सेप्ट्स को। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन देखूँगा और क्वेश्चन का सलूशन देखने का सलूशन फाइंड करूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और आपको कोई भी डाउट हो या कुछ मुझसे मिस्टेक हुई हो बोलने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मन लगा के सुनो, काफ़ी हेल्पफुल होगा सारे एग्ज़ाम्स के लिए, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है? To safeguard public property and renounce violence, to protect minorities, to respect and follow the high ideals that inspired the national struggle, to serve the nation when called upon। ठीक है, तो पहले कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जान लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले दी नहीं गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी थी देने की। तो बाद में इंदिरा गांधी जी ने इसको लाया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 में। एक कमेटी बनाई, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के और कहा कि इसको इंक्लूड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। इंदिरा गांधी ने बोला उस समय कि ये बहुत बड़ी गलती थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। और हाल में ही पिछले साल 2022 में जो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, उसमें भी मोदी जी ने कहा था कि पहली प्रायोरिटी किसी भी सिटीज़न की फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन का क्लास है ये, तो हम लोग समझ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में है नहीं। एक जापान है, वहीं पे इसको इंक्लूड किया गया है। पर हाँ, सोशलिस्ट कंट्रीज़ जैसे कि यूएसएसआर, वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को एक काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था और वहीं से हम लोग ने भी इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ओके, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एक सेकेंड हो, आंसर मुझे मालूम है बट ओके। हाँ, तो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का ऐसा कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी को रिवाइज़ भी कर लेते हैं, बहुत इजी है याद करने का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं और इनफैक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिज़ाइन किया गया है, क्या सोच थी उसके पीछे कि हमारा भारत कैसा हो, तो आप आराम से इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन था कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना, ऐसा कोई फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं, तो ऐसा कोई भी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन के लिए फंडामेंटल राइट्स में कई आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन मानते हुए सरकार ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट ला के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसमें इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। और स्वर्ण सिंह जी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटी कहा था, पर गवर्नमेंट ने 10 को इंक्लूड किया और एक अभी हाल में ही अटल जी की गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था। ठीक है, 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये याद रखने की ज़रूरत है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उस समय राइट टू एजुकेशन ये सब आया गया था, कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो उसके कारण से इसको ऐड किया गया था। तो जल्दी से देख लेते हैं 10 क्या क्या है। जैसा कि मैं कह रहा था कि आप अगर फॉलो करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस
नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना चाहिए। हमेशा हम लोग आजकल टीवी डिबेट में देखते हैं, अभी हाल में ही एक इंसिडेंट हुआ प्रयागराज में, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलना चाहिए देश को, ठीक है। और हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल्स। तो आइडियल्स, नोबल आइडियल्स जिसने इंस्पायर किया था हमारे नेशनल स्ट्रगल को, क्या आइडियल्स था वो? सेक्युलर स्टेट बनना चाहिए, ठीक है, और सेकुलर स्टेट बनना चाहिए, और ब्रदरहुड होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ये सारे आइडियल्स थे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ होने चाहिए, और जनता के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो सोवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बचा के रखना है भाई, ऐसा ना हो कि आपस में लड़ के देश को तोड़ने की कोशिश करे कोई, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हारमोनी होनी चाहिए, ब्रदरहुड को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी दैट आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वीमेन। तो वीमेन को हमें कोई भी ऐसा चीज़ रिमार्क नहीं करना चाहिए जो कि डेरोगेटरी हो या उनको हर्ट हो, उनके फीलिंग्स को हर्ट करे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। आईपीसी और ये सब तो बाद में आता है, अगर आप किसी महिला के साथ कुछ गलत करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी हर सिटीज़न की कि महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सको, याद आ जाए आपको पॉइंट, ठीक है। टू वैल्यू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। तो हमारा जो कॉम्पोजिट कल्चर है, ठीक है, उसको हमें प्रिजर्व करना है, हमें बचा के रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ तरह तरह की लैंग्वेज है, पहनावा है, खाने की चीज़ है, ठीक है, और फेस्टिवल्स है। ये सब को हमें कॉम्पोजिट कल्चर को हमें प्रिजर्व करना है, ताकि आगे की जनरेशन को हम ये दे सकें। याद रखना कि हमारी पहचान हमारे कल्चर से ही होती है। एक चीज़ हमें जो डिफरेंट बनाती है दूसरे लोगों से, दूसरे कंट्रीज से, वो है हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज। तो उसे हमें प्रिजर्व करना है, बट एट द सेम टाइम हमें उस बेसिस पे आपस में मतभेद कभी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई टू प्रोटेक्ट द नेचर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड कंपैशन एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, ठीक है। हर जीव के लिए कंपैशन होना चाहिए। याद रखना यार, इसको यूज़ किया जा सकता है कि जो लोग मीट खाने के खिलाफ हैं और ये पॉइंट रख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है कि वी शुड हैव कंपैशन विद ऑल लिविंग बीइंग, ठीक है। ऑल लिविंग क्रिएचर लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर लिविंग क्रिएचर्स। सेकेंड चीज़ हमारे डीपीएसपी में भी दिया हुआ है कि हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें, कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है, स्पेशली काऊ के बारे में। तो अगर कोई इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करता है, दे कैन यूज़ दीज 2 पॉइंट्स। फिर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए एंड रिफॉर्म। कुछ देखो, कई चीज़ इतिहास से चली आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो समय के साथ हमें उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें चेंज लाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमें समय के साथ बदलना चाहिए, इसीलिए रिफॉर्म वर्ड यूज़ किया है। दैट इज़ ऑल्सो इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। तो ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, कोई भी हमें अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें अपने जो हमारी पूजा पद्धति है उन सब को फॉलो करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो फॉलो द साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेल्फ इंक्वायरी होनी चाहिए, या एक क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए। देखिए, एनिमल्स और ह्यूमंस में एक ही फ़र्क है, वो है थिंकिंग की कैपेसिटी, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमें क्वेश्चन में ऐसा क्यों हो रहा है, सती होता था तो ऐसा क्यों होता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब विडो रीमैरिज के लिए रिफॉर्म लाए सोसाइटी में, तो उन्होंने साइंटिफिक तौर पे समझाया कि क्यों ज़रूरी है विडो रीमैरिज, ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं
सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, वायलेंस को छोड़ देना चाहिए और पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें सेफगार्ड करना चाहिए। ये नहीं कि जाके कहीं पे पब्लिक प्रॉपर्टी से टॉयलेट है उसको गंदा कर दिया, या किसी बात पे आप संतुष्ट नहीं तो बस में आग लगा दिया, ये सब नहीं करना चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। एक्चुअली जिस समय ये फंडामेंटल ड्यूटी लाई जा रही थी उससे पहले यहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई थी, तो जो जो डिफ़िकल्टी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में फील की थी उसको फंडामेंटल ड्यूटी के फॉर्म में ले आया गया। उसके बाद हम देखते हैं एक्सीलेंस। वी शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर of individual and collective activity so that the nation constantly rise to a higher level and endeavor and achievement, higher level of endeavor and achievements। तो हमें हमेशा ऊपर बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए, खुद भी और कलेक्टिवली भी। अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा देश जो कि हम लोगों के समूह से बना है वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर उठेगा, राइट। और लास्ट जो अभी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में ऐड किया गया है वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, उसमें कहा जा रहा है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज 6 and 14। ओके, 6 से 14 साल के लिए एजुकेशन अपने बच्चों को पेरेंट्स प्रोवाइड करें, ये उनकी ड्यूटी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कैसे प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ले आया है, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह तो आपकी ड्यूटी आप कम से कम स्कूल तक तो ले जाएं बच्चों को, राइट। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि इसका यूज़ क्या है। यूज़ तो बहुत है कि आप सिटीज़न के पास राइट्स हैं, वो बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, ये सब चीज़ की आज़ादी है, आपको संगठन बताने की आज़ादी है, ठीक है, आपका राइट है ये। लेकिन आप इसके साथ कुछ ड्यूटीज़ भी नहीं है। इसकी आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि आपको क्या क्या देश के लिए करना है जिससे देश सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। दूसरा, ये हेल्प करता है कोर्ट्स को कि मान लीजिए कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक काम होता है कि कोई भी लॉ गवर्नमेंट बनाई है तो वो वैलिड है कि नहीं, वो चेक करती है फंडामेंटल राइट्स को कहीं वो कर्व तो नहीं कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है 1992 में कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल ड्यूटी को एनेबल करने के लिए कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के जो 6 फ्रीडम्स हैं उस पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, रीज़नेबल कॉम्प्रोमाइज़, ताकि फंडामेंटल ड्यूटी को आगे बढ़ाया जा सके। ओके, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो लॉ कौन पास करता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ, और कैसे फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्स हो उसके लिए वो लगा सकते हैं आपके ऊपर पेनल्टी भी और पनिशमेंट भी, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के ऊपर है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है, अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं आया जो फंडामेंटल ड्यूटी के लिए पेनल्टी या वो लाया जाए, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग शॉर्ट वीडियो बना के डिस्कस करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। बहुत कम टाइम मिला है, मुझे भी रिवाइज करना है, तो मैं सोचा आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर सकूँ। टेक केयर, जय माता दी।